रिजल्ट्स हैं जो असेसमेंट उनकी होगी वो स्कूल और कॉलेजेस बोर्ड्स को खुद भेजेंगे कि हमने प्रैक्टिकल्स लिए हैं बच्चों के और उनके ये नंबर्स उसके अंदर आए हैं। जो भी नंबर्स उनके होंगे वो कन्वे कर देंगे। जो छोटी जमातें हैं नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक, उनके इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे और उनके नताइज 26 जून को अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये तो मैंने आपको डेट्स बताई हैं। अच्छा, एक और तब्दीली भी की गई है कि जो एग्ज़ाम्स हम लेते थे 3 घंटे का जो पर्चा हुआ करता था, और उस 3 घंटे के पर्चे में अब तक जो पेपर्स होते रहे उसमें तरीक़ाकार क्या था कि 3 हिस्सों में वो पेपर हुआ करता था, जिसमें 20% MCQs हुआ करते थे, 40% शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और 40% लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसको तब्दील करने की सिफारिश की इस कमेटी ने कि ये पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लिया जाए और उस पेपर में जो MCQs थे उसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए और 50% कर दिया जाए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 30% कर दें और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 20% कर दें। तो जो स्ट्रक्चर होता था पेपर का उसको भी बच्चों की सहूलत के लिए आसान कर दिया गया है ताकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर सके। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि अल्लाह ताला करम करे कि मज़ीद कोविड के केसेस की वजह से स्कूल अगर बंद नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लान मैंने आपके सामने अनाउंस किया है इस पर अमल होगा और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कॉलेज की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी अनाउंस कर देगा, जारी कर देगा, और स्कूल साइड का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इसको जारी कर देगा। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ का डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की है और उनको हम इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं और जो फैसले हैं उसकी रोशनी में ये कन्वे करेंगे कि 15 अक्टूबर जो तारीख रखी गई है इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अपने दाखिले शुरू नहीं करेगा, ताकि जो ताख़ीर हो रही है इम्तिहानात में और फिर जो ताख़ीर हो रही है नताइज के आने में, उन बच्चों को इन दाखिलों में अपेयर होने का जो है वो हक मिल सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। तो ये बुनियादी तौर पर फैसले थे। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यकीनन आप पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कराची में कुछ कॉलेजेस में कोविड के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता दफ़ा भी तालीमी इदारे खोले गए थे तो हमने इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट हैं उनको शुरू करवाया था और उस दौरान भी जहाँ जहाँ केसेस आते थे हम उन तालीमी इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया करते थे। अभी जो कल तक का जो डेटा मेरे पास मौजूद है, जो कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई 13,709 हमने टेस्ट करवाए हैं कॉलेजेस में और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 233 हैं। जो रेशो बनता है वो 1.7% है और अभी जो नताइज आने हैं 1506 टेस्ट ऐसे हैं जिनका अभी रिज़ल्ट आना है। इसमें अफवा कॉलेज का शामिल नहीं है जो लेट नाइट आया है और उस कॉलेज को हमने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया पहले भी जो कॉलेज हमने बंद किए थे वो
کوئی 13 کالجز ایسے تھے جو ہم پہلے بند کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب یہ تعلیمی ادارے کھلے تھے، اور ابھی بھی ہم نے بلکہ 14 کالجز تھے جو ہم نے بند کیے تھے. ابھی بھی 2 کالجز کراچی کے بند ہیں جس میں کیسز تھوڑے زیادہ رپورٹ ہوئے، اور ہم نے مزید ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اسی طرح جو اسکول سائٹ پہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ابھی تک 9124 جو سیمپلز تھے وہ لیے گئے ہیں، جس میں 5587 رپورٹس آ چکی ہیں، اور اس میں 331 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. یہ نمبر تھوڑا سا کالج کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ تقریباً 5.5% کے قریب جو ہے وہ پازیٹیو ریٹ بنتا ہے، ریشو بنتا ہے. اور 3206 رپورٹس پر ابھی 5000 میں کتنے مثبت آئے ہیں سر؟ 5587 میں 331 پازیٹیو ہے، جو تقریباً 5.5% جو ہے وہ بنتا ہے، اور مزید اس میں 3200 ریزلٹس ابھی آنے ہیں. تو جو کچھ کیسز آ گئے آگے جو آپ کے سامنے کالجز تھے جن کو بند کرنا پڑ گیا، تو میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی اچانک سے کوئی چیز نہیں ہو گئی. یہ روٹین میں جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کچھ تعلیمی اداروں میں جب کیسز زیادہ آ جائیں تو ہم ان کو 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. تو ان کالجز کو بھی ہم نے 2 کو بند کر دیا ہے فی الحال. تو یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیا. کوئی سوال اب آپ کا ہو تو میں. اچھا سر، یہ آپ جو اساتذہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کیا؟ NTS سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ یا IBA سے کرا رہی ہے کہ وہ عوام پیدا ہو جائے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ غلط تھوڑا سا کہیں رپورٹ ہو گیا ہے. ہم نے IBA سکھر سے MOU بھی سائن کر لیا ہے، اور کافی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو ایگزامس ہوں گے، جو ٹیسٹ ہوگا وہ IBA سکھر نہیں کرنا ہے. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں کہ اب تھوڑا سیاسی سوال بھی کچھ کر لیں جناب. سر یہ کہ جو پیٹرن چینج کیا ہے آپ نے 3 سے 2 گھنٹے کا، یہ تجویز ہے یا اس پہ عمل درآمد کریں گے آپ؟ نہیں، یہ کمیٹی کی تجویز تھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کر لیا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. دیکھیں، ایک تو خیال یہ ہے کہ بچے چونکہ ایگزام سے تھوڑا سا دور رہے، 1 سال ایگزامس ان کے نہیں ہوئے. پھر یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ بچوں کو ہم کم سے کم جتنا کر سکے بٹھائیں کلاس کے اندر. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو جس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا، 3 سے 2 گھنٹے تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لانگ کویشچنز ہیں جس میں بچے کو زیادہ وقت لگتا ہے لکھنے میں، تفصیل کے ساتھ وہ لکھتا ہے، وہ ہم نے 40% سے کم کر کے 20% کر دیا ہے. اور جو شارٹ کویشچنز ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت تفصیل اس کو دینی پڑتی ہے، وہ ہم نے 40% سے کم کر کے 30% کر دیا ہے. اور جو MCQs ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ٹک کرنا ہوتا ہے، PC کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے 20% سے بڑھا کے 50% کر دیا ہے، تاکہ بچے کے لیے پیپر آسان بھی ہو اور اس کا جو وقت ہے وہ 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا نام ممکن بنا سکتے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے آپ کی رائے جو وہ درکار ہے، اللہ مبارکباد آپ کو. نہیں کسی چیز میں تو ترقی ہوئی آپ کی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک چیز میں ترقی ہوئی ہے. کرپشن میں بھی اس ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے، اور یہ جب سے سو کالڈ فرشتوں کی حکومت آئی ہے جو اپنے آپ کو پارسا کہتے تھے. اور ایک بات ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ خود کہتے تھے پہلے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے، اگر یہ کرپشن نہیں کر رہے تو اتنے 100 ارب روپے جو روزانہ بچتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ چینی میں کرپشن ہوئی ہے، کوئی 400 ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال دیے گئے. اس میں PTI کے جو ATMs ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ شامل ہیں. اگر گندم کا بحران پیدا ہوا ہے، گندم ناپید ہوئی ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی ہے، اور مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہے، تو ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے جو انہوں نے تحقیقات کروائیں کہ اس میں عمران خان، بوزدار، حفیظ شیخ، اسد عمر ملوث ہیں. اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پیٹرول کی قیمتیں ایک رات میں 25 روپے بڑھا دی گئیں بغیر اوگرا کے، کسی سفارش کے. پیٹرول کی قلت تھی، 25 روپے بڑھ گئی، آدھے گھنٹے میں پیٹرول دستیاب ہو گیا. اس کے پیچھے ان کے لوگ شامل ہیں. دوائیوں کی قیمتیں بڑھی،
लोगों के लिए दवाइयाँ खरीदना नामुमकिन हो गई, उसके पीछे इनके लोग हैं। डॉलर जो है वो महंगा हो गया, LNG का इतना बड़ा स्कैंडल है। हत्ता कि हर चीज़ अगर आप उठा के देखें कि इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और मेगा करप्शन की वजह से वो चीज़ें लोगों को दस्तियाब नहीं है, महंगी दस्तियाब है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हों और ऐलान ये करें कि जी करप्शन के पीछे जाऊंगा, करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहा है कि जिन्होंने मुझ पे पैसे लगाया है उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, जिन्होंने PTI पे पैसा लगाया है उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, जिन्होंने चीनी, आटा, दवाएं, पेट्रोल महंगा किया है, डॉलर महंगा किया है, LNG का स्कैंडल किया है, उनको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर जाहिर है कि आप जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन दुनिया में जो इदारे, जब हमारे खिलाफ रिपोर्टें आती थी तो ये ढोल बजाते थे, जब नवाज शरीफ के खिलाफ ये रिपोर्टें आती थी तो ये ढोल बजाते थे। आज जब इनके दौर में ये रिपोर्ट आई है और पिछली हुकूमतों से बुरी आई है तो ये कहते हैं कि नहीं, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, ये देखी नहीं है, इसमें पिछला जो है वो कोई डेटा जो है वो शामिल कर दिया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुक्मरान है। ये हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद है कि PTI बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की पार्टी है, इसके अंदर माफियाज हैं जिनकी प्रोटेक्शन इमरान खान कर रहा है। और कल आखिर में वो मान गया कि मैं वो तब्दीली थोड़ी कह रहा था जो आप समझ रहे थे, मैं तो वो तब्दीली कह रहा था कि जिसमें 4-5 बड़े लोगों के घर गिरा दिए, ऐसे तब्दीली। और ये तब्दीली भी है कि बनी गाला को जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाए और बाकियों के घरों को तोड़ दिया जाए। असल तब्दीली ये है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ को, पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो महंगाई के जो बोझ पड़ा है, उसके जो असबाब हैं, जो करप्शन है, उसको उन्होंने सही साबित किया है। देखिए, पाकिस्तान का जो नंबर है वो किसी दौर में अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन चूंकि हमें ये फरिश्ते खुद इमरान खान जो जिनकी जमात है, ये बाकी सबको तो चोर डाकू कहते हैं ना, ये तो फरिश्तों की हुकूमत है। जब ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हम करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है तो ये जो पाकिस्तान की ग्रेडिंग है वो बुरी क्यों होती जा रही है। तो ये इस बात को साबित करता है कि अगर ये हमें बुरा कह रहे थे तो ये हमसे ज़्यादा बुरे हैं। हम तो जब हुकूमत में आए तो हमारे खिलाफ जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, क्योंकि ये परसेप्शन रिपोर्ट होती है, जो परसेप्शन बनाया जा रहा था उसमें इफ्तिखार चौधरी भी था, उसमें कुछ TV के चैनल्स भी थे, उसमें पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन थी इसमें लगी हुई थी जो ये करते रहे। लेकिन आज तो ना इफ्तिखार चौधरी है, ना कुछ TV चैनल्स की उस किस्म की इस हुकूमत के खिलाफ वो माहौल बना हुआ है। लेकिन उन तमाम सहूलतों के बावजूद अगर PTI की हुकूमत के होते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान का परसेप्शन ये हो रहा है कि यहाँ करप्शन बड़ी है, तो इस बात को आप माने कि इमरान खान की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। सर ये बताइएगा कि 73 साल में पहली मरतबा कल अंतर ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है उसकी सिंध उसके मातहत नहीं, सिंध उसका सूबा नहीं है, तो हम किस मुल्क के अंदर हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रवैया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के साथ रखा हुआ है वो एक सौतेले जैसा सलूक करते रहे हैं और रवैया उनका अपनाया हुआ है उन्होंने। कल वज़ीर आज़म के मुंह से उनकी ज़बान अब मुझे हैरत हो रही है कि अगर किसी सूबे में उनकी जमात की हुकूमत नहीं है और वो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म है, तो कम से कम उसको ये तो कहना चाहिए कि जी उस सूबे को भी हम अपना सूबा मानते हैं, चाहे ऑपोजिशन की हुकूमत ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए सूबा सिंध को अपना सूबा भी नहीं मानते। तो जो कुछ सूबा सिंध के लोगों के साथ हो रहा है, जो कुछ सूबा सिंध की हुकूमत के साथ हो रहा है, वो इमरान खान जानबूझ के कर रहा है, इसलिए
कि वो सूबा सिंध को अपना सूबा नहीं मानता। मैं तो ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान का सूबा नहीं मानता, लेकिन अपना सूबा नहीं मानता। तो अगर सूबा सिंध की हुकूमत का ये जुर्म है, लोगों के हुकूक की बात करता है और सूबा सिंध के लोगों के हुकूक के लिए वफाक से लड़ता है, वफाक के ऊपर तनकीद करता है, सेंसस जो उन्होंने गलत काबीना से मंजूर करवा लिया, जिस तमाम सूबे की जमातें इत्तफाक से मंजूर करवा लिया, जिस पर तमाम सूबे की जमातें इत्तफाक करती हैं कि ये गलत है और हम उस पर एहतजाज करते हैं, तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो सूबा सिंध के लोगों को गैस नहीं दे रहा जो सूबा सिंध के लोगों का हक है, और अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर NFC में जो सूबा सिंध का शेयर बनता है वो शेयर नहीं मिलता और हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वज़ीर आज़म हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो कराची के लिए KCR के मसले पर हमारी मदद नहीं कर रहा था, हम उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी हम K4 का मंसूबा खुद कर रहे हैं, हम तो कहते रहे कि जी K4 के अंदर अपना हिस्सा डालें, वो नहीं डालते थे, हम एहतजाज करते थे, तो वो हमें अपना सूबा नहीं मानता। अगर वज़ीर आज़म का सिंध को अपना सूबा मानने का पैमाना यह है कि जिस तरह वो बोजदार को कहेगा, जिस तरह वो महमूद खान को कहेगा, जिस तरह वो जाम कमाल को कहेगा और वो सर तस्लीम में खम करेंगे, अपने सूबे के लोगों के हुकूक पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो वो अपना सूबा हमें मानेगा, तो हम नहीं करने वाले। वज़ीर आज़म सूबा सिंध को अपना सूबा माने या ना माने, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अवाम की तर्जुमानी करते हुए वफाकी हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं उस पर हम एहतजाज करते रहेंगे। वज़ीर आज़म के माने न माने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस किस्म के रवैयों से, इस किस्म के बयानात से, इस किस्म की बातों से सूबा सिंध के लोगों की दिल आज़ारी हुई है और वो वज़ीर आज़म के इस सोच की मज़म्मत करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, मतलब चैंसलर इम्तहानात में भी कहा कि नकल माफिया को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे, ओपन एयर में होंगे, CCTV लगाए जाएंगे। अब तो कोरोना ने ये वजवात भी पैदा कर दिया है कि ओपन एयर में हम कर सकते हैं। इम्तहानी इस तरीक़ेकार को खासतौर पर नकल को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, आज जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हमने ये फैसला किया कि अगली जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहानात में जो चीटिंग होती है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने हैं। तो तमाम स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ मुरतब करें और अगली मीटिंग में वो लेकर आए ताकि हम उसके ऊपर जो काबिल अमल हो उस पर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान ज़्यादा लगने नहीं दिया जितना पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दिया है, और आसफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम ला के सिंध में अपनी सल्तनत कायम की है और इसलिए पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होगी। इसके साथ ये भी ले लें कि जो कह रहे कराची प्रोजेक्ट है उसके अंदर सिंध हुकूमत जो है सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से उन पर अमल दरामद करने में हम नाकाम हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि PTI की जो काबीना है, जो इनके लीडर्स हैं, आइन और कानून इनको छूकर भी नहीं गुजरा करते, और अल्लाह के फजल से जो इनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उससे मुझे आगे भी नहीं लगता कि इनकी कोई समझ में आने वाली चीज़ें हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी। 18वीं तरमीम उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के इत्तफाक राय से हुई थी। उस वक्त की पार्लियामेंट में इनके इत्तेहादी जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं वो भी मौजूद थे। 18वीं तरमीम में अगर सूबों को खुद मुख्तारी मिली है, सूबों को उनका वो हक मिला है जिसका 1973 के आइन में वादा किया गया था, तो वो सिर्फ सूबा सिंध को नहीं मिला, वो पंजाब को मिला है जहाँ बोजदार चीफ मिनिस्टर है, वो KPK को मिला है जहाँ महमूद खान चीफ मिनिस्टर है, वो बलोचिस्तान को सबसे ज़्यादा मिला है जहाँ जाम कमाल चीफ मिनिस्टर है। तो अगर इनको ये गलत फहमी है कि 18वीं तरमीम में सिर्फ सिंध को कुछ हुकूक मिले हैं तो ये अपनी बात को दुरुस्त कर लें। जो बात दूसरी उन्होंने कही कि पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान पहुंचाया है सिंध को, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितना नुकसान शिबली फराज ने अपने बाप के नाम को पहुंचाया है शायद ही तारीख में किसी बेटे ने अपने बाप के नाम को पहुंचाया। बहुत शुक्रिया जी।
स्कूल आता है 8 बजे उसके वालिदैन को फोन करके कहा जाता है कि आए और बच्चे को ले जाए, लेकिन जब वालिदैन वहाँ पहुँचे तो उसकी लाश बच्चे के हवाले कर दी जाती है। यही आपकी नॉलेज में है कि क्या वजूहत को सामने आएंगे? देखिए, मैंने ये जिस तरह आपने बात की इसी तरह मेरी नॉलेज में है, लेकिन ये इस पर अभी मैं कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि इसकी जब तक कोई तफसीली रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए, इसकी कोई तहकीकात ना करा ले। अगर इसमें जिम्मेदारी किसी के ऊपर आएगी, किसी की कोई कोताही होगी, किसी ने कोई जुर्म किया होगा, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।